कि जब एक आदमी आपके पास आया तो अल्टीमेटली वो आपके पास ये सोच के आया कि मैंने जस्टिस लेना है अदालत से। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के दो उसकी टाइप्स हैं, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, एक क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। जब ये हमारे सामने बात आएगी तो बतौर वकील हमें उस आदमी को जो हमें अपनी प्रपोजिशन बता रहा है तो उसकी बात को फॉलो करते हुए ये ज़रूरी है कि हम देखें कि उसका केस जो है क्या वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के रिलेटेड है या क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के रिलेटेड है। चूँकि बहुत सारे मामलात जिन्हें हम थोड़ा सा समझ सकते हैं ऐसे कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के केसेस कौन से होते हैं, जहाँ पे भी आपकी लेजिस्लेचर या आपकी स्टेट ये समझे कि किसी का पब्लिक राइट जो पूरी की पूरी पब्लिक को इफेक्ट करता है, जिसका एक इम्पैक्ट रहता है स्टेट पे, लोगों पे, तो उस पे यूजुअली अगर वो बार बार वायलेट हो रहा हो और पूरी सोसाइटी में एक इनबैलेंस हो तो उस पे स्टेट जो है इस तरह की लॉ मेकिंग कर देती है कि उसे पिनलाइज कर देती है उस अमल को, उसका काम को। तो वो अल्टीमेटली उसे क्राइम की, ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो आपका वो मामला चला जाता है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की तरफ। उसके लिए बाकायदा एक मशीनरी है, अदालतें मौजूद हैं। उसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम आप लोगों के पास भी कम है। अब इसी तरह से जहाँ पे यूजुअल किसी का इंडिविजुअल राइट इफेक्ट होता है, उसका इंडिविजुअल राइट इस नैयत का है कि वो ज़्यादा असर जो है उसका उस शख्स की हद तक है, ज़्यादा पब्लिक एट लार्ज की हद तक नहीं है, तो उसे अभी तक जो हमारी लेजिस्लेचर जो है उसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के कॉन्सेप्ट में रखती है। अब जब एक आदमी आपके पास आया, उसने आपको अपनी प्रपोजिशन बताई, तो हमें ये ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए कि जहाँ पे क्रिमिनल लॉ की बात होती है तो क्रिमिनल केसेस में हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और दीगर कंट्रीज में भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम इंक्विजिटोरियल सिस्टम कहते हैं। इंक्विजिटोरियल सिस्टम से मुराद ये होती है कि उसमें अदालतों के पास, उस मशीनरी के पास काफ़ी हद तक वो वेपन्स होते हैं, वो उनके पास तरीक़ेकार होते हैं कि उन मामलों को इंक्वायर करते करते अदालत के पार्ट पे लेके आते हैं, अदालत के पास लेके आते हैं। तो ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा इंक्विजिटोरियल सिस्टम, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो जानी, इंक्वायरी हो जानी, ये मामला ज़्यादा क्रिमिनल लॉ में, हमें यहाँ पे जो हमारी मुफस्सल कोर्ट्स में क्रिमिनल लॉ की एम्बिट में फॉल करते हैं। जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं, जो हम बार बार कुछ चीज़ों में गलतियाँ करते हैं, हम अपना केस डेवलप करने में, ड्राफ्ट करने में, हमें अभी तक ये नहीं समझ है कि हमारा ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है ये टोटली एडवर्सरियल है। ये लफ्ज़ नोट फरमा लीजिएगा, एडवर्सोरियल सिस्टम है। एडवर्सरियल सिस्टम क्या है? एडवर्सरियल सिस्टम ये होता है कि दो लोग जो अदालत में मौजूद होंगे, उनकी अदालत हेल्प नहीं करेगी, उनकी अदालत हेल्प नहीं करेगी, वो अपना मटेरियल खुद अदालत में लेके आएंगे, अपने जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनका स्टांस है, उस पे जो उनके पास एविडेंस अवेलेबल है वो खुद से पहले दिन से वो अदालत में प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे अपने मौक़िफ़ के साथ। जैसा मौक़िफ़ हमारा अदालत में दो तीन सूरतों में आता है। आप अगर जनरली बात करेंगे तो हमारे यहाँ सिविल सूट दायर होता है, आप सूट दायर करेंगे। अगर सूट जनरल है तो अल्टीमेटली सूट ही होगा, लेकिन अगर किसी स्पेशल लॉ को फॉलो किया जाए, जैसे पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट है, तो उन केसेस में एप्लीकेशंस जो हैं वो आप दायर करेंगे, या फैमिली कोर्ट एक्ट जो है उसकी खास नौयत होती है दावा दायर करने की। अच्छा, उसकी आगे बातें ये होती हैं कि अगर आपने सिविल सूट दायर किया है तो सिविल सूट दायर करते हुए हमें किन किन बातों को मद्देनजर रखना होता है। लेकिन अभी मैं यहीं से रुकूंगा एक लम्हे के लिए कि एडवर्सोरियल सिस्टम जो है उसे समझना बड़ा ज़रूरी है। हम केस यूजुअली अदालत में डेवलप क्यों नहीं कर पाते? हम लोग केस शुरू दिन से उसको ना जब नहीं लेके चलते तो हम लोग केस लूज क्यों कर जाते हैं? हमें बुनियादी कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब आप सिविल केस लेके चल रहे हैं
तो उस सिविल केस में अदालत आपको कुछ भी हेल्प आउट नहीं करेगी। चंद एक ऐसे मराहल पे जो ज़ाब्ता दीवानी में बताए गए हैं कि आपका विटनेस आपके कहने पे नहीं आ रहा, तो अदालत को आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो अदालत उसे कंपेल कर सकती है, जी आप जाके शहादत दें। कोई आदमी किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो आपके कहने पे वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, तो उसके लिए ज़ाब्ता, मैं उस ज़ाब्ते को ज़्यादा एक्सप्लोर इसलिए नहीं करना चाहता कि अभी आप लोगों के पास जितना टाइम उस हिसाब से मैं बात करूंगा। अच्छा, अब यहां पे मैं आगे थोड़ा सा चलूं तो मुफस्सल कोर्स जो हैं, मुफस्सल कोर्स में जहां पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली इस बात की तरफ राग़िब भी नहीं किया जाता कि हम लोगों ने, जब हम वकील बन के आते हैं तो हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है। जब एक आदमी सिविल लॉ की प्रैक्टिस करता है तो हम लोग ये ख्याल कर रहे होते हैं कि सुनी सुनाई वकालत जो है वो काफ़ी होती है, लेकिन सुनी सुनाई वकालत काफ़ी नहीं है। मैंने अपने 13-14 साल, क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 13-14 साल की प्रैक्टिस में मैंने कुछ बुक्स का सोचा है कि मैं आपको ज़रूर बताऊं कि अगर आपको ये बुक्स जो हैं इनके मुतल्लिक़ इल्म नहीं है तो यकीनन आप सिविल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सबसे बुनियादी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसका हो न होना वो ज़रूरी है कि आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से ज़रूर गो थ्रो होंगे। उसके बाद आपको आपने सिविल प्रैक्टिस करनी है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, जिसे कानून दादरसी खास कहते हैं 1877, वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगर पता होगा तो हम मुफस्सल कोर्स में हमारी 80% वकालत जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से होती है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट कौन कौन से हैं वो हमें पता होंगे। जब हमसे कोई आदमी आके ये बात करेगा कि फलां आदमी ने जी मुझसे मेरी ज़मीन का कब्जा छीन लिया है, या फलां आदमी के पास मेरी ज़मीन है तो वो कब्जा मुझे उसका वापस नहीं कर रहा, तो यकीनी तौर पर मैं सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन में जाऊंगा। तो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कहाँ से निकलेगा? वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 8 से निकलेगा, 9 से निकलेगा। अच्छा, और उसकी मजीद जो है, जब हम उसको मजीद बेहतर एक्सपर्ट हो जाएंगे लॉ में, तो लॉ में जब बेहतरी होगी तो फिर हमें यह भी पता होगा कि हम सेक्शन 8 का दावा कहां पे करेंगे और 9 का दावा कहां पे करेंगे और किन सूरतों में दायर करेंगे। तो उस सूरत में जब भी सेक्शन 8 का दावा करेंगे तो जरूरी है कि आप इंटाइटल्ड होंगे, प्रॉपर्टी के टाइटल आपके पास होगा, और जिस आदमी के पास टाइटल नहीं है उसके खिलाफ आप रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा दायर करके उसके आप अपनी पोजेशन जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अब उससे भी एक्सपर्टी आगे ये है कि अगर वो आदमी जिसके खिलाफ वो सूट फाइल करने जा रहे हैं वो आपके साथ को शेयरर है, तो अब आप उसके खिलाफ रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा दायर नहीं कर सकते। ये आपकी मजीद एक्सपर्टी है बतौर वकील। अच्छा, अब आप फिर क्या करेंगे? फिर उसके लिए आप बतौर वकील कोशिश करेंगे कि आप केस डेवलप कर लें सेक्शन 9 का। आप इस तरह से केस को डेवलप कर लें कि आप विद इन 6 मंथ का कोई एक वाकया बना के तो आप ये कहें कि जी मुझे डिस्पोजेस किया गया था, तो मुझे डिस्पोजेस किए जाने के बाद जी ये मुझे कब्जा वापस नहीं कर रहा। तो आप एक कहानी क्रिएट करेंगे बाकायदा। वो कहानी क्रिएट करके जब आप अदालत में लेके आएंगे तो आपका एविडेंस रिक्वायर्ड होगा। अब उसके बाद अगर हम इससे आगे थोड़ा सा जाएं, इसको मैं यहीं पे कटेल करता हूं, जब हम किसी से मुआहदा करते हैं तो मुआहदा को परफॉर्म नहीं कर रहा, वो वेदर वेंडर है पर वेंडी है, तो उस सूरत में आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करना है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दोनों लोग ही दायर कर सकते होते हैं। जो मुआहदा में कोई कंसिडरेशन जिस तरह का भी दे रहा है, जैसे अगर प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है तो प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाला भी कर सकता है, जिसने प्रॉपर्टी परचेज की वो भी कर सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस कौन सी होनी है? कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी है। उसके साथ अगर थोड़ा सा इससे आगे चलें तो अगर मुआहदा लिखते को गलती हो गई, मुआहदे में कोई गलती होगी, दोनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट की वजह से म्यूचुअल मिस्टेक जो है उसे आपने दुरुस्त करवाना है, तो फिर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का दावा भी दायर करेंगे, तो वो भी उसे भी कौन डील करेगा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से निकलेगा। अच्छा, अब ये हुआ कि दो लोगों ने मुआहदा किया, मुआहदा करने के बाद एक आदमी को यह लगा कि यार मेरे साथ जो है इस मुआहदे से थोड़ा सा मुझे नुकसान हुआ है, दूसरे आदमी को अनफेयर एडवांटेज हुआ और मुझे अनफेयर लॉस हुआ है, तो उस सूरत में वो मुआहदे की रसीयत भी मांग सकता है, जैसे फसख करवाना मुआहदे को कहते हैं। तो रसीयन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा, इनफसाख मुआहदा का दावा भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से लेते हैं। इसी तरह से कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके सामने आया, वो डॉक्यूमेंट आपके किसी टाइटल को या आपके किसी राइट को एक एप्रीहेंशन दे रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है कल कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है,
तो उस डॉक्यूमेंट की आप कैंसिलेशन भी दायर करेंगे तो वो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। आप अपना कोई राइट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, टुवर्ड्स किसी करेक्टर के, तो फिर भी आप डिक्लेरेशन का दावा करेंगे तो वो भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताएगा। और अब हमारी मुफस्सल कोर्ट की जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो होता है परमानेंट इंजंक्शन। अब परमानेंट इंजंक्शन जो है, जिसे आम फहम जुबान में हम हुक्म इम्तनाई कहते हैं, तो हुक्म इम्तनाई के दावाजात जो हैं वो हम लोग दायर तो जरूर करते हैं, और रोजाना हम लोग 5-5, 10-10 दावा दायर करते हैं, और हमारी मुफस्सल कोर्ट की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हुक्म इम्तनाई का दावा होता है। अच्छा, हुक्म इम्तनाई दमामी का दावा डेवलप करते हुए हमें जरूर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 52 और 54 जो है वो जरूर पता होने चाहिए, 56 का पता होना चाहिए कि उनमें किन किन सूरतों में अदालत जो है आपको हुक्म इम्तनाई ग्रांट करेगी, किन सूरतों में आपको ग्रांट नहीं करेगी। ये मुख्तसर सा जायजा जो हम आम केसेस का, जो हमारी इन मुफस्सल कोर्ट्स में केसेस दायर होते हैं, इसके पैरेलल हम अगर फैमिली कोर्ट की बात करें, फैमिली केसेस की, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों में काफी ज्यादा है। तो फैमिली केस जो है आप जब दायर करते हैं तो उसमें जो फॉलो होगा वो फैमिली कोर्ट एक्ट फॉलो होगा 1964, और साथ उसके रूल्स जो है 1965 के यूजुअली हम नहीं पढ़ते, लेकिन सबसे अहम है 1965 के रूल्स जो है, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स जो हैं वो हमें जरूर पता होने चाहिए कि वो रूल्स हैं क्या। मुख्तसर से होते हैं लेकिन हमारी रूटीन नहीं है कि हम उन्हें फॉलो करें या पढ़ें। अब इसके साथ जो दीगर लॉ जो है, अभी मैं सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात की, तो उससे अगला जो हमें लॉ पता होना चाहिए वो है लिमिटेशन एक्ट। अगर आपने कोई भी दीवानी दावा करना है, कोई एप्लीकेशन दायर करनी है, तो दूसरी किताब जो हमें बतौर मुफस्सल कोर्ट्स के वकील के पता होनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए, वो है लिमिटेशन एक्ट। इसके साथ कानून शहादत ऑर्डर 1984, वो सबसे अहम ये है कि कानून शहादत ऑर्डर जो है 1984, उसकी कम से कम थोड़ी बहुत हवाना जरूर होनी चाहिए कि कानून शहादत ऑर्डर जो है वो रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस पे क्या कहता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस पे क्या कहता है, किसी बात के कंक्लूसिव होने पे क्या लॉ कहता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप के इल्म में बतौर वकील होना जरूरी है। तो इसके साथ पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012, वो आप लोगों को लाजमी 12-13 सफात की वो किताब है, वो पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बड़ी अनयूजुअल प्रैक्टिस है कि हम तकसीम के केस दायर कर रहे होते हैं और अदालतों ने वो शहादत में लगाए होते हैं। मैं नंबर ऑफ केसेस में कोशिश करता हूं, जब मेरे पास कोई ऐसा मामला है तो मैं जजी सामान को रिक्वेस्ट करके उसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करता हूं कि सर पार्टीशन का लॉ जो है 2012 में आ जाने के बाद केस शहादत में जाना ही नहीं है, केस शहादत में जाना ही नहीं है। आपने जो उस स्पेशल लॉ जो बना है आपने उसको फॉलो करना है। आप स्टेट अवे अगर सारे लोग मानते हैं तो आप रेफरी मुकर्रर करके तकसीम करवा दें अगर प्रॉपर्टी डिविजिबल है। अगर नहीं मानते तो आप उस पर उसकी इंटरनल ऑक्शन करवा दें। अगर इंटरनल ऑक्शन कामयाब नहीं होती तो आप प्रॉपर्टी की एक्सटर्नल ऑक्शन करवा दें। तो ये एक तरीकाकार है पार्टीशन के केसेस का। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि आप अगर कभी भी इधर असगर फहीम साहब बैठे हैं, रहमजाद साहब बैठे हैं, अगर नजर मारे तो 90% केसेस में शहादतों में रखे हुए हैं लोग, इन जजेस ने। ये शहादत में नहीं जाने होते। आप अभी आर्बिट्रेशन एक्ट एक लॉ है, ठीक है, उसके केसेस जो है वो शहादत में नहीं जाने, वो शहादत में जाते हैं। पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का केस आप दायर कर दें, उसके लिए किराएदार का या मालिक का आपस में तो मामला है, तो वो डिस्प्यूट अदालत में जाएगा तो जिसने अदालत को से रुजू किया वो भी एफिडेविट साथ लगाएगा। जो लीव टू डिफेंड लेके अदालत में दोबारा लीव टू कंटेस्ट लेके हाजिर हुआ वो भी अपना एफिडेविट लगाएगा, अपने गवाहान के एफिडेविट लगाएगा। उसी पे शहादत रिकॉर्ड होगी, उस पर जीरो होगी। कोई ना लंबे एग्जामिनेशन चीफ होंगे, ना उस पर कोई लंबे क्रॉस एग्जामिन होंगे। अदालत चाहेगी तो उन एफिडेविट्स पे भी फैसला कर देगी। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग जो है ना अदालत को बता पाते हैं, ना अदालतें हमें सुनती हैं। अगर हम लोग इतना करने लग जाएं तो लोगों के केसेस जो हैं वो जल्दी कंक्लूड हो जाएं। जल्दी कंक्लूड होंगे तो उसका फायदा ही होगा कि लोगों का रुझान जो है वो अदालतों की तरफ और आपके सिस्टम की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हम लोग, मेरे समेत हम लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं कि चलो अदालत कर दी पई है, ठीक है। कि ये हमें जरूर ख्याल करना चाहिए कि हमें पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट भी पता होना चाहिए कि किराएदारी के मामला जब हमारे पास आएंगे तो वो किस तरह से डील किए जाएंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस में मैं बतौर जज भी रहा तो बहुत सारे दोस्त हुक्म इम्तनाई का दावा ले आते हैं। किराएदार का या मालिक का मामला है तो हुक्म इम्तनाई का दावा ले आए।
अगर एक सियाना जज बैठा है तो आपका दावा खारिज कर देता है। तो आपके लिए इंसल्टिंग होता है बतौर वकील कि आपने केस दायर किया, आपका क्लाइंट आपके साथ खड़ा है, जज कहता जी आपको इस पे लॉ आपने फॉलो नहीं किया, आपका हुक्म बनने का दावा नहीं बनता, तो आप रेलिवेंट है। अच्छा, उसमें जब आप अब पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें एक ऑब्लिगेशन का सेक्शन है। एक सेक्शन में ऑब्लिगेशन बताई गई है टेनेंट की, एक में बताई गई है लैंडलॉर्ड की। आप स्टेट में उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिलमेंट करवाने की दरखास्त दायर किया करें। जब आप वो एप्लीकेशन दायर कर देंगे और आप इंटरवीन करवा लेंगे, आप कॉग्निजेंस दिलवा देंगे रेंट ट्रिब्यूनल को, तो ऑटोमेटिकली वो जो दीगर आदमी है जिसके खिलाफ अदालत में आए थे, वो कोई भी जो अमल करने लगेगा वो खुद ब खुद उसका वो अमल रुक जाएगा। इसके लिए यकीनन हुक्म इम्तनाई दमामी का दावा पेश काबिल पजीराई नहीं है, वो बिल्कुल प्रोसीड नहीं होगा। तो आप बजाय अपने लिए एक हैक्टिक सी सिचुएशन डेवलप कर लें, आप उस लॉ को फॉलो करें जो लॉ अवेलेबल रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास। इसी तरह से कुछ केसेस में मैंने देखा हम लोग बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं रेवेन्यू लॉ की, जबकि रेवेन्यू की मुफस्सल कोर्ट्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है। ना हम लोग फॉलो कर पाते हैं, ना हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो फॉलो कर पाते हैं। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि पार्टीशन का जब केस हमने दायर करना होता है रेवेन्यू कोर्ट में, तो वो कौन सा रेवेन्यू कोर्ट में केस दायर करना है और कौन सा सिविल कोर्ट में करना है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ी बहुत होना जो है वो, अगर सिविल के रेवेन्यू के मामला की सेक्शन 3 कम से कम एक सेक्शन हमने पढ़ा हो लैंड रेवेन्यू एक्ट का, सिर्फ एक सेक्शन, वो है सेक्शन 3। वो बताता है कि आपने रेवेन्यू कोर्ट में कब जाना है और आपको रेवेन्यू कोर्ट में आपने कब नहीं जाना। इसी तरह से आगे जब वो कंक्लूड होता है तो उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 172 लैंड रेवेन्यू एक्ट में, वो आपको वो भी बताएगा कि आपने किन एंट्रीज को रेवेन्यू अदालत में चैलेंज करना है और किन एंट्रीज की जो कॉम्प्लिकेशन है उनको सिविल कोर्ट में लेकर चले जाना है। अच्छा, इसी के साथ उसके लैंड रेवेन्यू के रूल्स हैं। आपसे, आप गांव में शहर में कहीं फिर रहे हैं तो आपसे 2 सवाल यकीनन आप नए वकील बनेंगे तो पूछे जाएंगे कि घोड़ीपाल का केस दी जी, घोड़ीपाल की अलॉटमेंट किवें होनी, नंबरदारी की तकर्री किवें होनी। तो नंबरदारी की तकर्री को या घोड़ीपाल की तकर्री को यकीनी तौर पर अगर आपको लैंड रेवेन्यू रूल्स पता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट पता है और घोड़ीपाल के लिए थोड़ा सा कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912 पता है, तो आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं किसी की भी प्रोपोजिशन को। ये इसके लिए किसी को केस रेफर किया जाना जरूरी नहीं है कि फलां साहब के पास या भेजेंगे तो वो बहुत अच्छा कर लेगा उस केस को। नहीं, आप बुनियादी ये 3-4 लॉज है, अगर आपकी इस पे ग्रिप है तो कॉलोनी एक्ट मेरा ख्याल है 5 सफ़ों का है। हम लोग इधर आते हैं तो आम फैम जुबान में आपके पास एक गांव का आदमी आता है तो कहता है जी हमारे खिलाफ रेवेन्यू अफसर ने क्या, असिस्टेंट कमिश्नर एसी ने 32-34 कर दिए। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कभी किसी ने ये जिसारत भी की हो, ख्वाहिश भी की हो, जस्तजू भी की हो कि वो 32-34 क्या है। 32-34 कॉलोनी एक्ट के वो सेक्शन है जिसमें उन्हें इख्तियार है कि अगर किसी ने गवर्नमेंट की लैंड पे कब्जा किया है तो उससे वो कब्जा वागजार करवाना। 34 में है उसके मुतल्लिक को सजा लिखवा देना, उसे पेनलाइज कर देना। अच्छा, अब इसी तरह से हमें थोड़ा सा इनके मुतल्लिक थोड़ी सी बतौर वकील होना जरूर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे रूटीन में सक्सेशन एक्ट के केसेस आते हैं आपके पास, सक्सेशन एक्ट के जिसे जानशीनी आम फहम जुबान में कहते हैं। अब होता क्या है, एक आदमी ने आपसे आके बात की कि जी मेरी फलां एक्साइज वालों के पास ही मेरी मोटरसाइकिल का नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने, वो कहते हैं जी सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आएंगे फिर लगेगा। अच्छा देखिए, अगर आप उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट दायर कर देंगे तो वो काबिल पजीराई नहीं है, पेशरफ्ती नहीं है। आप सक्सेशन एक्ट, आपको पता होना चाहिए ना कि सक्सेशन कहां पे मिलेगी, अदालत सक्सेशन सर्टिफिकेट कहां पे देगा। वो 2 जगह पे देगा, जहां पे आपका किसी के पास डेट है या आपके किसी ऐसे मॉरस के सिक्योरिटी जमा थी, तो वहां पे अदालत आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट देगी। अदरवाइज आप सक्सेशन सर्टिफिकेट का केस दायर करेंगे, अदालत आपको सुनती रहेगी। ना अदालत के पास टाइम है, ना जब फाइनल आपने शहादतें रिकॉर्ड करवा दी, सारी बातें हो गई, 3-4 महीने 5 महीने जाया हो गए, तो 5 महीने बाद जैसे कहते हैं यार एते बनता ही नहीं सी, ये तो तेरा एक्साइज वाला मामला सी, रजिस्ट्रेशन का मामला था, ये तो आपको इस्तकरार हक का दावा दायर करना चाहिए था। तो भाई जब आपके पास मामला आया था तो आपको तब ही चाहिए था
कि आप उस वक्त ही इसको देख लेते कि 5 माह साहिल के भी ज़ाया किए, अपने भी ज़ाया किए, और अपने मुतल्लिक एक ओपिनियन डेवलप करवा लिया कि इसको कुछ नहीं आता। जब एक आदमी किसी गांव का आपके मुतल्लिक ओपिनियन डेवलप करेगा कि इसको कुछ नहीं आता, तो वो 3 जो उसके मुलिका गाँव में वहां पे भी जाके बताएगा कि फलां वकील साहब के पास नहीं जाना, मैं उनसे सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं दवा सकिया। इसके लिए जरूरी है कि आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के मुतल्लिक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट कब जारी होगा, किन केसेस में जारी होगा। अच्छा, एक आदमी ने फ्रॉड से सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लिया, तो आप अगर फ्रॉड से ले लिया तो क्या आप ज़ाब्ता दीवानी की 12(2) की दरखास्त दायर कर सकते हैं? यूजुअली हमारे जहन में आएगा फौरी जी 12(2) की दरखास्त देंगे जी फ्रॉड हो गया। नहीं, उसी के आगे जाके 383 सेक्शन है सक्सेशन एक्ट का, वो कहते हैं कि आप रेवोकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट में जाएंगे, रेवोकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट में उसी अदालत में कि सर ये फ्रॉड की बुनियाद पे ये लिया गया सर्टिफिकेट, तो इसको रिवोक करें, तो नई हालात वाकयात ये हैं, तो इसके मुताबिक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी होना है। अच्छा, अभी बतौर वकील आपकी एक्सपर्टी ये होगी कि एक आदमी अगर आपके पास आया, आपको क्लियर कट पता है कि उसने सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो फ्रॉड की बुनियाद पे लिया था, तो उसने कहा जी कि मैंने सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लिया, तो मेरे खिलाफ जो है वो मेरे भाई ने 12(2) की दरखास्त दे दी अदालत में, तो बतौर वकील आप क्या उसे जवाब देंगे कि उनकी दरखास्त मंजूर हो जाएगी? क्या कहते हैं, यही जवाब देंगे? नहीं, हमें अपनी वहां पे अपनी एक्सपर्टी है। आपके जिम्मे जो किसी क्लाइंट ने काम लगाया, आपने बतौर वकील वो काम करना है, अगली बात नहीं है। आपने देखा हाँ 100% इसने गलत लिया सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं उसे ये समझाने लग जाऊं कि तू फ्रॉड क्यों कर लिया, तू भरा हिस्सा क्यों रोक लिया फ्रॉड। मेरी ड्यूटी ये है कि मेरे पास वो जो मुझसे काम लेने आया है मैं उस पर बात करूं। तो मैंने कहा ये अगर ये 12(2) की एप्लीकेशन है तो मैं उससे बात करूंगा, भाई ये मैं खारिज करवा दूंगा, इसकी बात कर लो ना। उससे अगली बात करने की भी जरूरत नहीं है, उससे अगली बात करने की भी जरूरत नहीं है कि किवें करवाएगा। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से वो बच्चों से सबसे मशरे वो सारों सबसे लेते हैं क्लाइंट, आप सब कुछ ही बता देते हैं कि मैं ही करावांगा, ही करावांगा, ही करावांगा। आपने उसे फीस मांगी 20,000 रुपए, वही बात आपने अगले क्लाइंट ने अगले वकील को जाके बताई कि फलां वकील कहना सी कि आ दरखास्त दे लवी, और कहा चल मैंने तो 2,000 रुपया दे तो मैं तेरी दायर कर देना। आपने अपनी एक्सपर्टी को उसी तरह से कीमती बनाना है, बेशकीमत बनाना है। अब आप उसमें स्टेट में अदालत से कहेंगे कि सर 12(2) जो है, क्योंकि सक्सेशन लॉ एक स्पेशल लॉ है, इसमें ज़ाब्ता दीवानी एप्लीकेबल नहीं है, तो 12(2) की एप्लीकेशन दायर नहीं हो सकती, तो मेहरबानी करें इसे खारिज करें। अब क्या जज आपसे ये पूछ सकता है कि जी आप फैक्ट पे बात करें? बिल्कुल नहीं पूछ सकता। मैंने तो 1-2 केसेस में स्टेट में कहा, मैंने कहा सर मैंने फैक्ट पे बात ही नहीं करनी, खारिज नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको सक्सेशन एक्ट की बात हो गई, अब थोड़ा सा सक्सेशन एक्ट को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। आप लोग आम फहम जिंदगी में कहीं पे हिंदू लॉज के मुतल्लिक या क्रिश्चियन लॉज के मुतल्लिक आपसे कोई बंदा विरासत पूछता है ना, तो मेरे ज्यादातर भाई उसे कहते हैं यार उम्मीद ही होनी जो मुसलमानों की होंगी। ये आम आदमी तो जवाब दे, लेकिन वकील को यह जवाब नहीं देना चाहिए। वकील के भाई सक्सेशन एक्ट जो है वो क्रिश्चियंस की जो विरासत का कानून है उसे वो डील करता है। आप अगर उसे जुबानी आपने पढ़ा हुआ है कि उनके हिस्से किस तरह से निकलने, तो आप जरूर बताएं, लेकिन याद अदरवाइज उससे आप टाइम ले लें कि मैं इससे निकाल के आपको दे देता हूं। किताब उसको भी बताने की जरूरत नहीं कि किताब जो कट के दांगा, लेकिन कम से कम आपको अगर पता है कि क्रिश्चियंस के या हिंदूज के या बाकी लोगों के कहां से हिस्से निकलेंगे, कौन सा लॉ यहां पे डील करेगा, तो वो कौन सा है, वो सक्सेशन एक्ट है। इसलिए ये बात मैंने ऐड इसलिए की कि हमें, मेरे अक्सर दोस्तों को जो मेरे पास आते हैं बात करते हैं, वो कहते हैं जी फलां दोस्त से पूछा तो उसने ऐसे कहा। अब हमने ऐसे नहीं कहना, अब हमने कहना है कि फलां जो है कम्युनिटी के या फलां मजहब के केसेस जो हैं उन्हें फलां लॉ डील करेगा, फलां को फलां करेगा। अब उसके बाद आ जाता है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है, जब आपने मुफस्सल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आपको गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के कुछ बेसिक्स का जरूर पता होना चाहिए। उन बेसिक्स में सबसे बुनियादी बात, ज्यूरिसडिक्शन किसे होगी, ज्यूरिसडिक्शन किसे होगी। यहां पे कंफ्यूजन रहती है हमेशा, कस्टडी ऑफ माइनर के केसेस और गार्डियन केसेस, इनमें एक डिफरेंशिएशन है। हम लोग गलती करते हैं
कि यूजुअली जब हम केस लिखते हैं तो हम कस्टडी के केस को गार्डियन केस समझ रहे होते हैं, गार्डियन केस को कस्टडी का केस समझ रहे होते हैं। कस्टडी जो है वो टोटली एम्बिट में फॉल करती है फैमिली कोर्ट एक्ट के, जहां जिसको उर्दू जुबान में या आम फैम जुबान में हजानत कहते हैं, उसे फैमिली कोर्ट एक्ट डील करेगी। सेक्शन 5 फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का और शेड्यूल 2 उसमें जो 10 दिए गए हैं सूट जो है फैमिली कोर्ट में कौन से दायर किए जाने हैं, उसमें एक कस्टडी ऑफ माइनर एंड विजिटेशन राइट्स हैं, तो वो फैमिली कोर्ट डील करेगी। अच्छा, उसमें फैमिली कोर्ट जरूर फॉलो कर लेगी उन बातों को जो किसी के गार्डियन की तकर्री के लिए की जानी होती हैं। जैसे एक सेक्शन 17 है गार्डियन अवार्ड एक्ट में, वो बताता है कि को गार्डियन मुकर्रर करने के लिए अदालत को क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। उसमें सबसे जो बुनियादी बात है वो है वेलफेयर ऑफ माइनर। ना बच्चे के बड़ा होने का अहम है, ना बच्चे के छोटा होना अहम है, ना बेटी कितनी उम्र की होनी चाहिए अहम है, ना बच्ची कितनी उम्र की नहीं। सबसे अहम बात है वेलफेयर ऑफ माइनर। अगर आप वेलफेयर ऑफ माइनर मां के साथ साबित कर देंगे, ऐसा रिकॉर्ड मटीरियल रिकॉर्ड पे लेंगे, तो वो वेलफेयर ऑफ माइनर अगर मां के साथ तो अदालत मां को बच्चा दे देगी, अगर वेलफेयर ऑफ माइनर बाप के साथ तो बाप को दे देगी। अब उसमें इसी तरह से गार्डियन वाज एक्ट एक और बात भी करते हैं कि गार्डियन ऑफ पर्सन और गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो वो भी आपके इल्म में होना चाहिए कि अब अगर आप गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी के केस दायर करना चाह रहे हैं तो वो कहां पे दायर होंगे। उसके लिए सेक्शन 9 है उसी लॉ में, तो आप उसे, अब ये होंगी कैसे, गलत गार्डियन मुकर्रर हो गया, गलत गार्डियन मुकर्रर हो गया, वो नहीं इंटाइटल था, तो फिर क्या करेंगे, 12(2) की दरखास्त देंगे? नहीं। उसमें भी आगे आर्बिट्रेशन और गार्डियन की रेवोकेशन का है, टर्मिनेशन का लॉ मौजूद है कि गार्डियन टर्मिनेट कैसे होगा, रिमूव कैसे होगा, रिमूवल ऑफ गार्डियन है। तो ग्राउंड्स वही हैं जो ऑलमोस्ट हमारी 12(2) वाले फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और सारा कुछ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट वगैरह है, लेकिन लॉ स्पेशल फॉलो होगा। आप गलत बात, जैसे हम लोग, मैं यूजुअली देखता हूं कि फैमिली कोर्ट एक्ट में आपने कोई फ्रॉड से डिग्री ले ली, हम अपनी दरखास्त जब देते हैं कि इस डिग्री को मनसूख किया जाए, जब बर बनाए फ्रॉड है, तो 7/12 भी लिख देते हैं। तो कई जज इसलिए को लिख के रहे, अब देखो जी तुम 12 दरखास्त लिख के ले आए, और भाई आप उन्हें 12 ना लिखें, लेकिन उस पर कन्विंस जरूर कर सकते हैं सर एनालॉजी ये है, एनालॉजी ये है, इस लॉ से आई है, लेकिन अब इसमें क्योंकि ये स्पेशल एक लॉ है, इस बात का इसमें जवाब नहीं है, तो हमें आपने फॉलो करना है। आप ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल जो है उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करती है अदालत, रूल ऑफ थंब। हर बात का अपना एक रूल ऑफ थंब वो जनरेट कर सकती है, बना सकती है फैमिली ट्रिब्यूनल जो है। तो आप मेहरबानी करके अपने हिसाब से इसको डील कर लें। तो इसलिए गार्डियन अवार्ड्स एक्ट जो है उसका हमें थोड़ी बहुत होनो बतौर वकील के होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग बतौर वकील एक किताब से बेहद नफरत करते हैं जो नहीं पढ़ते। वो 2 किताबें होती हैं, एक कोर्ट फीस एक्ट और एक सूट वैल्यूएशन एक्ट। ना हम लॉ पढ़ते हुए पढ़ते, ना इधर आके कभी पढ़ते, जबकि हमें हर केस में एक फिक्रा जरूर लिखना पड़ता है कि मालियत दावा बगैर समात व कोर्ट फीस इतने मुकर्रर की जाती है, जिस पर इतना कोर्ट फीस लगाया जाता है, या ये दावा जो है ये एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, अब उसमें एक सवाल अक्सर मैं, एक तो कोर्ट फीस एक्ट के हवाले से ये बात बड़ी अहम, और दूसरी बात जो सबसे अहम रहती है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस केस पे कितनी कोर्ट फीस लगनी है, किस केस पे कितनी कोर्ट फीस लगनी है, खास तौर पर उन पे जिनका कोर्ट फीस के सेक्शन 7 में नहीं बताया हुआ। मैं ये प्रिज्यूम करके ये बातें आपसे कर रहा हूं कि आप लोगों ने सेक्शन 7 कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है, और बतौर वकील के हमें पढ़ा होना भी चाहिए। सेक्शन 7 में जो केसेस बताए नहीं गए होते ना, तो सेक्शन 7 का ही आगे एक सब सेक्शन 12 है, 7-12। ये बात आज याद रखिएगा, बड़ा अहम आपको सेक्शन बता रहा हूं। सेक्शन 7-12 ये कहता है कि जो कोर्ट फीस एक्ट में नहीं बताए गए, जो इसके शेड्यूल में नहीं बताई गई कोर्ट फीस, उस पर हमेशा कोर्ट फीस कितना लगेगा, 15 रुपए का। बहुत कंफ्यूजन होती है। तहसीलदार के पास पार्टीशन केस दायर किया है, नहीं पता, वो फैमिली कोर्ट में दायर किया, नहीं पता, आपने गार्डियन की एप्लीकेशन दी, नहीं पता कि कोर्ट फीस कितना लगाना है। तो कौन सा, आप आज के बाद हमने कौन सा फॉलो करना है, सेक्शन 7 की सब सेक्शन 12, उसका क्लॉज 12 बनता है, उसमें बताया गया कि जो यहां पे नहीं दिए गए तो उनके लिए 15 रुपए का कोर्ट फीस होगा। कई दफा ये होता है कि हमने पार्टीशन की एप्लीकेशन दिया तो 2 रुपए का टिकट लगाया होता है। ये पिछले तहसीलदार थे, सियाने थे, राय हसन नवाज साहब सैनवाज,
तो उन्होंने मुझे एक दो दफा पूछा कि जैसे ये बताइएगा कि कोर्ट फीस वकील सामान 2 रुपए का लगा के आ जाते तो क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं आप उन्हें बता दिया करें कि जी 15 रुपए का लगना है, ठीक है। लेकिन आप अगर आज तक फॉलो करेंगे तो 2 रुपए का चल रहा है, ठीक है। अब इसके साथ कोर्ट फीस एक्ट आ गया। कोर्ट फीस एक्ट के साथ अब आगे आ गया कि हमें और किन किन बातों को ज़हन में रखना चाहिए, किन किन लॉज को। एक छोटा सा लॉ है जो कोई भी नहीं पढ़ता, वो है स्टैंप एक्ट। कभी भी नहीं पढ़ते हम लोग, वकला सबान कभी भी नहीं पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ते या कम से कम पढ़ते नहीं है, वो है स्टैंप एक्ट। स्टैंप एक्ट की 2 बातें सिर्फ बताऊंगा आपको। बतौर वकील हर केस कंक्लूड करवाना जरूरी नहीं होता, बट ये भी तो प्रैक्टिस है ना। केस अब जीत रहे हो तो कंक्लूड करवाना है, नहीं जीत रहे हैं तो यकीनी तौर पर आप कुछ ना कुछ ऐसी उस केस की इंपेडिमेंट्स निकालेंगे, उससे कुछ ऐसी बातें निकालेंगे कि दूसरे फरीक का जितना मर्जी मजबूत केस है उसमें रुकावटें आए। अब अदालत में उसके डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन करेंगे। एक डॉक्यूमेंट लॉ रिक्वायर करता है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बिल्कुल उसे बताएंगे कि जी फलां रजिस्ट्रेशन एक्ट का फलां एक सेक्शन 47 है 49 है, तो उसमें इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ये बताया हुआ है, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं इस डॉक्यूमेंट की। इसी तरह से स्टैंप एक्ट, एक डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प होना चाहिए था। एक डॉक्यूमेंट है अगर इकरारनामा मुआहदा बया होता था पहले, उसमें 100 रुपए का कम से कम मुआहदा बया लिखा जाना होता था, अब तो 1200 हो गया, फिर अब प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से हो गया। उसमें किसी ने 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे इकरारनामा मुआहदा बया लिख लिया, तो बतौर वकील हमें पता होना चाहिए ना कि जब वो डॉक्यूमेंट आपके खिलाफ अदालत में प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अब अदालत को फौरन कह सकते हैं सर इसको जब्त करें, जब्त करें इसको, आप इसको इंपाउंड करें, इंपाउंड करके इससे 11 गुना लगवाएं को स्टैंप ड्यूटी। अच्छा, उससे क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्रस्ट्रेट करती हैं क्लाइंट को। आप अपने केस को लड़ते हुए अगर आपका केस कमजोर है तो हर वो अमल जरूर करना चाहिए जो दूसरे क्लाइंट को फ्रस्ट्रेट करे। अब ये वो चीजें होती हैं जो आपके केस को आहिस्ता आहिस्ता तो मजबूती की तरफ लेके जाती हैं। अब उसके साथ मैंने एक वो लॉ पहले बता दिया था, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट में मैंने कहा था कि जरूर हमें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसकी होना होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं यूजुअल सूट्स जो हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया कि फलाफला होते हैं। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा, हमें सबसे बुनियादी बात बतौर सिविल लॉयर के जो याद रखनी चाहिए, अगर अदालत में केस दायर हुआ, सिविल सूट दायर हुआ, दोनों लोग ना मुद्दई शहादत पेश लाता है ना मुद्दाले लाता है, नुकसान किसका होगा? ना मुद्दई शहादत लेके आया है ना मुद्दाले लाया है, तो बेसिकली पहली बात में नुकसान किसका होगा? मुद्दई का। यह बात हमें कानून शहादत ऑर्डर बताता है। जनरल बात है ना, बिल्कुल जनरल बात है। कानूनी शहादत ऑर्डर कहता है कि जो अदालत में सूट लेके आता है, अगर दोनों तरफों से शहादत मौजूद नहीं है, फेल कौन हुआ? जो मुद्दई था। अब मैं यहां से एक इन्फ्रेंस आप लोगों के ज़हन में लेके आना चाहता हूं। आप जब केस डेवलप करते हैं तो केस डेवलप करते हुए यहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि जब आप केस लिख रहे हैं तो अगर आप केस अदालत में लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? आप अपने साहिल ने आपको बात सुनाई, बात सुनाने के बाद उसे नहीं पता कि प्रोसीजर क्या है अदालत में, केस चलेगा कैसे। ये आपको पता है ना कि केस जब मैं दायर करूंगा तो मैं सबसे पहले बात कौन सी देखूंगा? बतौर वकील सबसे पहले मैं सबसे बुनियादी बात देखूंगा कि जो बंदा मेरे से बात करने आया ना, अगर वो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो मैं देखूंगी इसकी टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन है जिन अदालतों में मैं बैठा केस करूंगा। सबसे बुनियादी बात मैं देखूंगा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन की, कि इलाकाई जूरिसडिक्शन इसकी बनती है। मैं रिनाला बैठा हूं तो क्या ये इस प्रॉपर्टी के मुतालिक केस रिनाला में दायर हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो क्या ये उकाड़ा में होगा या पत्तों की में होगा या हमारे साथ जिला को और शेखुपुरा लगता है या फैसलाबाद लगता है तो वहां पे होगा या सहीवाल होगा या पाटपतन होगा। ये वकील की जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि उसको लंबी एक एक्सरसाइज करवाई जाए, उसका 2 साल केस चलाया जाए,
तो 2 साल बाद उसे कहा जाए ना जैसम ने देखना, ना आपने देखना, ना डिफेंडेंट काउंसिल ने देखना, तो आखिरी दिन 2 साल बाद पता चले कि केस नाले दायर नहीं होना सी, ये तो प्रॉपर्टी लग रही सी फलां जिले नाल, ये फलां जिले की, तो वहां पे दायर होना। तो सबसे पहले हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को देखेंगे। उसके साथ दूसरी बात जो सिविल केसेस में अहम होती है वो होती है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। माली ज्यूरिसडिक्शन जो है वो जिन अदालतों में हम लोग बैठे हैं, क्या उन अदालतों की माली ज्यूरिसडिक्शन है? क्या वो जिस मालियत का दावा मैं दायर कर रहा हूं इन अदालतों में, क्या वो ये दावा समाप्त कर लेंगी? तो माली ज्यूरिसडिक्शन जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, सेक्शन 6 है सीपीसी का, और सूट वैल्यूएशन एक्ट सारे का सारा है, उसमें सेक्शन 8 है, 11 है, वो आपको बताते हैं कि आपने सूट वैल्यूएट कैसे करते हैं जब माली ज्यूरिसडिक्शन की बात आती है। अब उसके बाद जिस अदालत को आप एड्रेस कर रहे हैं, जिस अदालत में आपने केस लेके जाना है, क्या वो अदालत जो प्रोपोजिशन मेरे सामने साहिल बोल रहा है, वो अदालत उस केस को सुन सकती है? मसलन मेरे पास एक आदमी आता है, वो मुझे आके कहता है कि जी मेरे फलां साहब का मेरे पास चेक था, तो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो अब मुझे दादरसी ले दे अदालत से। तो मुझे प्रेफर क्या करना चाहिए? उसका कौन सा दावा दायर करना चाहिए? दिला पाने का कौन सा? दिला पाने का आप जनरल सूट भी दायर कर सकते हैं, दिला पाने का आप ऑर्डर सेंती का दावा भी दायर कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर सेंती का क्यों करेंगे? कभी इन बात में गौर किया कि ऑर्डर 37 का क्यों करेंगे, जनरल सूट दायर क्यों नहीं करेंगे? ये लेजिस्लेचर ने ये क्यों जरूरी समझा कि जनरल सूट भी दायर हो सकता है, तो ऑर्डर 37 भी डाल दिया? कुछ चीजों की प्रिजम्पशन इस तरह से क्रिएट कर दी जाती है, जैसे एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है बाकायदा। मैं जरूर ख्वाहिश करूंगा कि मेरे छोटे भाई वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जरूर पढ़ेंगे, और उसकी सेक्शन है 118। आपने सेक्शन 118 जरूर पढ़नी है। उसमें रूल्स ऑफ एविडेंस बताए गए हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। ये चेक भारी क्यों होता है, पर नोट भारी क्यों होता है, या हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज भारी क्यों होते हैं? क्यों भारी है? कागज के पुर्जे हैं ना, कागज के टुकड़े हैं। आपके पास इकरारनामा मौजूद है, उसकी उतनी हैसियत नहीं है। एक आदमी ने कागज पे माना हुआ है, उसकी उतनी हैसियत नहीं है। उसी तरह का एक कागज है पर नोट की शक्ल का, वो भी इधर उन्होंने ड्राफ्ट किया है, उसमें कुछ लिखा हुआ तो उसकी बड़ी हैसियत है। क्यों? इसलिए कि लेजिस्लेचर ने उस पे लॉ मेकिंग ये कर दी कि ये इसके रूल्स ऑफ एविडेंस ये होंगे कि नहीं, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होगी। अब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होगी, तो फिर अल्टीमेटली उस प्रिजम्पशन को शैटर करने के लिए, निगेट करने के लिए दूसरी साइड को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस रिक्वायर होगी। तो हम लोग अदालत में, और एक्सपेडिशियस वे बता देगी, जहां पर भी अदालत है आपको एक्सपेडिशियस वे बताएगी, तो वकील प्रेफर करेगा केस वहां पे दायर करने का जहां पे एक्सपेडिशियस वे होगा, जल्दी दादरसी मिलेगी। पहले हम लोग सेक्शन 9 के दावाजात जो है वो बहुत दायर करते होते थे अदालतों में, बड़े दावे दायर होते थे कि जी रिकवरी पोजेशन का हमें डिस्पोजेस कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग ये सदाम बैठा फौजदारी प्रैक्टिस करता है, साढ़े को बंदा आंदा गल करे जी मैंने किसी बंदे डिस्पोजेस करता है, तो क्या करते हैं? फौरी उसे तजवीज करता है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में आ जाए फौरी। वो तो बेड़ा गर्क कर दिया कुछ हमारे जजी समान ने कि उसमें सेक्शन 7 एक होता था, बड़ा खूबसूरत लॉ था वो, इंटरम पोजेशन वाला, कि अगर एक बंदा अदालत को लग रहा है, पुलिस की रिपोर्ट आ गई है, तो फौरन उसे पोजेशन रिकवर कर देते सेक्शन 7 की। अब कुछ हमारे जजी समान ने व्यू दे दिया कि नहीं जी, ये जो कस्टडी जो पोजेशन रिकवर करवाया जाता था, ये भी अब एविडेंस होने के बाद होगा। मैं नाम नहीं लेता, ठीक है। ठीक है, अब बदकिस्मती से वो सेक्शन 7 मर गया। अब जैसे भरोसा बता रहे हैं कि चलिए अगर उस पर मजीद कोई जजमेंट आ गई तो अच्छी बात है। अच्छा, उसके अब हम लोग एक्सपीडिशियस वे की तरफ जाना चाहिए, बतौर वकील एक्सपीडिशियस वे की तरफ जाना चाहिए जहां पे एक्सपीडिशियस रेमेडी हो। ये मेरी बतौर वकील जिम्मेदारी है। ये साहिल को नहीं पता, साहिल को नहीं पता कि अगर आपने केस दायर किया तो गवाहों की फरिश्त किस दिन साथ लगनी है। साहिल को ये बिल्कुल भी नहीं पता। आप जनरल सूट भी दायर कर देंगे तो वो तो बेचारा खड़ा है कि आपने, उसने आपको चेक की बात की थी, आपने जनरल सूट दायर कर दिया, ठीक है।
अगर आप साथ को आप या आपका भाई फौजदारी वकालत करता होगा तो यकीनन आप साथ ये भी कह देंगे कि ए चेक दी बुनियाद चेक तरह डिसोनर रहा तो पर्चा भी करा ला। ठीक है, इसी तरह से अब जब हम बात करेंगे, फिर हमें अदालत का देख लिया कि अदालत किस में दावा दायर होगा, फिर उसमें अदालत को देखा कैसे जाना है। स्पेशल लॉ में कौन सी अदालत है? स्पेशल लॉ की अदालत इसी केस में डिस्ट्रिक्ट जज है। दिलापाने के सूट में स्पेशल लॉ है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी इख्तियार है उनके पैरेलल के वो कर लें। अदरवाइज जनरल सूट जब दायर करेंगे तो सिविल कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। ये तो स्पेशल लॉ की बात आ गई। अब उसी तरह से डिस्प्यूट की नोयत क्या है? डिस्प्यूट की नोयत अगर फैमिली हो गई, डिस्प्यूट की नोयत फैमिली होगी तो आप एड्रेस किसे करेंगे? फैमिली कोर्ट को। आप लिखेंगे कि बिफोर द जज फैमिली कोर्ट या बिफोर द जज सिविल कोर्ट फर्स्ट क्लास सीनियर सिविल जज, ठीक है, विद द पावर हैविंग पावर ऑफ फैमिली कोर्ट या फैमिली ट्रिब्यूनल, आप जरूर लिखते हैं ऊपर। अच्छा, उसमें आप एड्रेस करते हैं अदालत को। यह भी जिम्मेदारी किसकी है? साइल की नहीं, वकील की है। अच्छा, नेचर ऑफ सूट क्या है? नेचर ऑफ सूट अगर मैंने अभी यहीं पे आपसे मिलता जुलता साथ क्वेश्चन भी करूंगा। एक आदमी आया, उसने आपसे क्वेश्चन किया, उसने आपको बात बताई कि जी फलां एक जल निकाह नामा तैयार हो गया, तो उसकी ये एंट्री जो है निकाह नामे की गलत है। तो मुझे इत्तेफाक हुआ कल परसों केस करने का, तो तकरीबन 3 साल से वो केस चल रहा है, मैं भी उसमें कौंसल हुआ, तो वो 2.5 साल होगा उस केस को चलते हुए सिविल कोर्ट में। तो दावा इस्तकरार हुक्म इदवामी लिखा वो, अदालत ने उस पर शहादत रिकॉर्ड करनी शुरू की। डिफेंडेंट शहादत है, दस्तावेजी शहादत कंक्लूड होने वाली है। तो मैं करके तो मैं परेशान हो गया। मैं कहा यार मैं हूं डिफेंडेंट कौंसल ना फर्ज करो, सॉरी मुद्दई का कौंसल हूं, शहादत बुद्दा लहा के लिए है। तो मैं अब 2.5 साल बाद अगर उस साहिल को यह बताऊं कि भाई तेरा सूट डिक्लेरेशन का दायर नहीं होना था, तेरा तो सूट दायर होना था फैमिली कोर्ट एक्ट में कि एंट्रीज ऑफ निकाह नामा जो है वो सेक्शन 5 रेड विद शेड्यूल 2 वहां पे लिखा हुआ है कि फैमिली कोर्ट की जुरिसडिक्शन है। तो मुझे 2.5 साल के बाद अगर जज ये कहेगा कि भाई चल फैमिली कोर्ट, तो यकीनन वो बंदा बुरी तरह से डैमेज होगा जिसको मैंने गलत एडवाइस किया। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? पढ़ना मेरी है, बतौर वकील मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पता हो कि फैमिली कोर्ट एक्ट के केसेस कौन से हैं, सिविल कोर्ट के केसेस कौन से हैं, रेवेन्यू कोर्ट के केसेस कौन से हैं, पार्टीशन के केसेस को किस तरह से दायर होना है। अच्छा, अब इसी तरह से एक इत्तेफाक मुझे ये हुआ कि एक आदमी ने किसी वकील साहब से ये बात आके की कि सर मेरा भाई पागल है, मेरा भाई पागल है तो मैं इसका गार्डियन मुकर्रर होना चाहता हूं। तो उसने गार्डियन अवार्ड एक्ट की दरखास्त दे दी। क्या करना चाहिए था? उसे मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 की दरखास्त देनी चाहिए थी। देखिए ये हमारे फॉल्ट है, इसे हमने दुरुस्त करना है। दुरुस्त होने कैसे हैं? पढ़ के। दुरुस्त होने कैसे? आपस में डिस्कस करके। लेकिन हम लोग ना डिस्कस कर पाते हैं ना पढ़ पाते हैं, उस वजह से गलतियां हैं। हम किसी आदमी की प्रोपोजिशन को कॉम्प्रीहेंड नहीं करते। कॉम्प्रीहेंड आप कब करेंगे? जब आपको लॉ आता है। ये बिल्कुल बात गलतुल आम है कि वकील बनते हुए सुनी सुनाई वकालत चलती है। मैं नहीं इसको मानता। कम से कम सुनी सुनाई वकालत नहीं होती। वकालत वो है जो आपने पढ़ के करनी है। मेरे साथ जो दोस्त बात करते हैं, जो बच्चे जो लॉ कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हें जरूर ये कहता हूं कि यार जब आप लोग पहले 3rd ईयर में होते थे तो अब 4th या 5th ईयर में आए ना, तो फिर आप किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। फिर इतना पढ़ना शुरू कर दें कि जब आपके सामने कोई बंदा बात करे ना, कम से कम आपको, मैं रॉ मुजीब साहब की एक बात कोट करने लगा हूं। हमारा टूर गया 3rd ईयर में, तो मेरे एक दोस्त है सोहेल अंजुम साहब, आजकल वो सिविल जज हैं खानेवाल वाली साइड पे। तो सोहेल अंजुम ने रॉ मुजीबुर रहमान साहब से सवाल किया कि सर जी चंगा वकील बनने वास्ते की जरूरी है? तो रॉ मुजीब साहब ने बड़ा हंसते हुए कहा कि चंगे वकील नूं यह जरूर पता होना चाहिए कि जी साहिल मैनूं गल करन लग्या ना, मैनूं इहदे वास्ते किताब किहड़ी खोलनी चाहिए। किताब आनी जरूरी नहीं है, किताब खोलनी कौन सी है यह पता जरूर होना चाहिए। तो फिर पता भी कब होगा? जब आपने वो किताब पढ़ी होगी। तो मेरे जो साहिल मुझसे केस की बात कर रहे हैं वो कौन सी किताब से है, तो तब ही आपको पता होगा। ठीक है। अब उसके बाद जब हम सिविल सूट के ड्राफ्ट की बात करेंगे, नेचर ऑफ सूट की बात हुई थोड़ी सी, जो जहां तक मैं आप तक लोगों तक बात पहुंचा सका। अब आपने सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें बड़ा ध्यान देना होता है। अब वो जो सब्जेक्ट मैटर आप अदालत में लेके आए हैं,
क्या उस सब्जेक्ट मैटर को जो आप अदालत में लेके उस पर अदालत का कॉग्निजेंस या जुरिसडिक्शन लेना बनता है, ये बड़ा अहम होगा। तो वो यकीनन आप यहीं से जो बातें मैंने आगे पहले की, मिलती मिलाती बातें हैं कि आपको लॉज का फला फला का पता है तो आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट मैटर फला अदालत का है। उससे आगे आ जाएं तो कुछ लीगल क्वेश्चंस अराइज होते हैं जब आप केस ड्राफ्ट कर रहे हैं ना, तो वो आपको अपने तय खुद पता होने चाहिए कि ये क्वेश्चन पैदा होने आगे से। जिस दिन आप बतौर वकील मुद्दई के केस लिख रहे हैं तो आप उतना ही तनकीदी तनकीसी हैं बतौर डिफेंडेंट काउंसिल के। आज आपको पहले एक लॉ में होता थी अपॉर्चुनिटी, अब वो फॉलो नहीं होती। रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट था, बदकिस्मती से अब वो फॉलो नहीं होता। पहले होता था कि मुद्दई ने दावा किया, मुद्दई ने जवाब दावा दायर किया, या बेटर स्टेटमेंट के हवाले से अदालत ने कोई ना कोई कार्रवाई कर ली या रेप्लिकेशन मांग लिया, फिर दोनों घरों को दोबारा से अपने बात को कंसोलिडेट करने का मौका मिल गया। लेकिन अब ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। आप करवा सकते हैं, अभी भी करवा सकते हैं, अमर माने नहीं है कि अगर जवाब दावे में कोई नई बात आ जाए जो मुद्दई ने अपने दावे में नहीं लिखी थी, जवाब दावे में बिल्कुल नई बात आई, मैंने एक डिक्लेरेशन का दावा दायर किया तो उस बीबी ने कहा जी कि मुझसे जल्द इंतकाल करवा लिया गया, तो ये इंतकाल की हद तक उस बीबी ने बात बताई। अब उस बीबी को ये नहीं पता था आगे से कि डिफेंडेंट काउंसिल ने आगे से लिख दिया कि मैं जी इन्हें तो इंतकाल भी कराया था 1 साल पहला, एक इकरारनामा भी इन्हें मैंने लिख के दिता सी। अब देखिए आपकी प्लेंट में तो वो बात नहीं है, वो बात आई डिफेंडेंट की रिटर्न स्टेटमेंट में। अगर आप उस बात को अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो प्रिजम्पशन अदालतों का आपके खिलाफ जाएगा। अब अदालत में 2 रिक्वेस्टें कर सकते हैं वहां पर कि सर मुझे इस बात का जवाब देने दिया जाए, नहीं तो मुझे अपने प्लेंट को टू दिस एक्सटेंट अमेंड करके मुझे जवाब देने की मौका दिया जाए। ये अदालत की जिम्मेदारी, नई बात है ना, तो मुझसे भी तो उसका मौकफ लेना। उस बीबी ने कहा, पूछा जी कि ये कहां से आया साल पहले वाला? उन्होंने कहा जी वकील साहब ये साडा एक गिरदावरी का केस चलता सी फला अदालत, उदों ये मेरे चाचे का पुत्र सी, मेरे नाल जांदा सी, इन्हें उदों एफिडेविटां दे साइन करवाए सी मेरे कि यह जिहड़े एफिडेविट्स ने ये उत्थे गिरदावरी की दुरुस्तगी वास्ते जमा होने। अब ये बात देखें ना, एक सायल नहीं आपको बता पा रहा लेकिन वाकयात बताते हैं। तो बतौर प्लेटिव काउंसिल आपको उन बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि डिफेंस में क्या आ सकता है। सबसे बुनियादी बात क्या आ जाती है? लिमिटेशन एक्ट। जो आप केस दायर कर रहे हैं, यूजुअली हमारे सारे केस टाइम बार्ड होते हैं। जब आप कोई भी राइट टुवर्ड्स प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं वो टाइम बार्ड होता है। आप जितने दावाजात प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिक्लेरेशन के दायर करते हैं वो सारे टाइम बार्ड होते हैं। किसी ने विरासत मांगी, टाइम बार्ड है। किसी ने हिबे के इंतकाल को चैलेंज किया, वो टाइम बार्ड है। रजिस्टर्ड डीड चैलेंज किया, वो टाइम बार्ड है। बैक का इंतकाल किया, चैलेंज टाइम बार्ड है। तबादले का किया, टाइम बार्ड है। अब क्या उसी तरह से लिख देंगे कि जी मैंने 1986 में ये इंतकाल करवाया था तो ये जाली फर्जी बोगस था, या मुझसे करवाया गया था, या मुझे मेरे मोहरत से करवाया गया था? नहीं। आप फौरन क्या करते हैं, एक सेक्शन 18 है, कभी पढ़ा है लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 18? कभी मेरे किसी दोस्त ने पढ़ा हो सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट का? अब सारे दावे में लिखते हैं कि जी मुझे इसका इल्म अबू है। ये सेक्शन 18 में बात लिखी लिमिटेशन एक्ट के। सेक्शन 18 कहते हैं कि कोई बात आपसे छुपाया, कोई डॉक्यूमेंट कंसील करे तो फिर आपका लिमिटेशन कहां से रन करेगा? जब वो बात आपके नॉलेज में आई। तो हम हर केस में सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट का, मियां साहब, सेक्शन 18 का हर केस में हवाला देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि सेक्शन 18 में लिखा क्या हुआ, ना कभी हम पढ़ते हैं। आज सब दोस्तों ने सेक्शन 18 में लिमिटेशन एक्ट का जाके पढ़ना है कि हम बार बार केस में लिखते हैं कि ये बात का मुझे पता तब चला है। हम अपने लिमिटेशन को कंडोन कैसे करते हैं? सेक्शन 18 वाली कहानी डाल के कि जी इन्होंने छुपाई रखा, हमें ये हिस्सा बटाई देते रहे, हमें ये ठेके की जमीन पैसे देते रहे, तो अब इन्होंने देना बंद कर दिए, तो हमें ख्याल आया कि ये अब क्यों नहीं देते पैसे। तो फिर हमने जाकर डॉक्यूमेंट देखा तो पटवारी ने बताया जी तो फलान अरसे का इंतकाल हुआ पे, ये तो हमसे डॉक्यूमेंट कंसील हुआ था। अब इसको भी आपने एड्रेस किसकी बात को किया? वो बात जो अभी आपके खिलाफ होनी है। जिस दिन आप केस लिख रहे हैं उस दिन नहीं हो रही, लेकिन आप एंटीसिपेट कर रहे हैं
कि ये बात मेरे खिलाफ होनी है। अब उसके बाद लिमिटेशन की बात अहम हुई, फिर आपकी इसी तरह से कॉज ऑफ एक्शन बड़ा अहम होता है। कॉज ऑफ एक्शन उसको साथ में डाले लोकस स्टैंड आई को भी, कि मनसब केस दायर करने का, ये एक लीगल जो आपके खिलाफ जो है ये ऑब्जेक्शन आ सकते होते हैं। अच्छा, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन जो है कि जो आप सूट लेके आए हैं उसकी आपको वजह भी तो बयान करेंगे ना, कि मैं ये केस इस बुनियाद पे दायर कर रहा हूं, ये मेरे पास वजह है इसको केस को दायर करने की। अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन मौजूद नहीं है फिर आपका कोई केस नहीं है। और आपका सबसे अहम, हर केस में कॉज ऑफ एक्शन होता है। कॉज ऑफ एक्शन आप डेवलप नहीं कर सके, हर बात में कॉज ऑफ एक्शन है। टुवर्ड्स प्रॉपर्टी आपने राइट क्लेम किया, आपका उस प्रॉपर्टी पे राइट नहीं बनता था, आप इंटाइटल नहीं, तो कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं, कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है। आपने कहा जी ये मुआहदा मुझसे जालसाजी से करवा लिया गया, आप वो जालसाजी साबित नहीं कर सके, तो अल्टीमेटली आपका कॉज ऑफ एक्शन नहीं रहा। आपको अनड्यू लॉस हुआ, दूसरे को फायदा हुआ, आप नहीं साबित कर सकते, नहीं करवा सकते। इसके साथ जब कॉज ऑफ एक्शन की बात हो जाए तो साथ फिर वो दो छोटी छोटी बातें होती हैं। वो होती है कि आपने जब दावा दायर किया तो आप ये जरूर ख्याल करें कि आप कोई ऐसी लीगल इंपेडिमेंट तो नहीं छोड़ रहे कि आप जब अदालत में केस दायर कर रहे हैं तो कोर्ट फीस लगाया जाना था, तो कहीं आप जानबूझ के छोड़ तो नहीं रहे। मैं वैसे आज आपको सजेस्ट करूंगा कोर्ट फीस छोड़ना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आता है कि साहिल पहले कोर्ट फीस से पैसे देता है तो ताड़ी फीस से बाद पैसे देता है, ये प्रॉब्लम जरूर आता है। लेकिन इसे किसी ना किसी तरह से मैनेज करना चाहिए कि कोर्ट फीस जो है जिस केस पे लगना बनता है ना, तो वो लगाना चाहिए। एक दो जजमेंट्स मेरी नजर से ऐसी भी गुजरी हैं कि जहां पे कोर्ट फीस टाइमली नहीं लगा, तो अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने एक केस में यह भी कहा कि जिस दिन आपने कोर्ट फीस लगाया था उस दिन से केस को कंसिडर करेंगे, उस दिन से आपका लिमिटेशन आप पे लागू होगा। तो लिहाजा कोर्ट फीस कोशिश करेंगे जब आप सूट फाइल करते हैं तब साथ ही लगा दें। इस्तदा लिखते हुए आपकी इस्तदा हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। आपको अदालत को बड़ा वाज़ेह बताना चाहिए कि आप इस केस से चाह क्या रहे हैं, आपकी असल इसके पीछे आपकी नीयत है कि आप मांगना क्या चाहते हैं अदालत से। वो सारे रिलीफ जो आप मांग सकते थे मांगने चाहिए। एक बात लिखी है सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ है, किसी मेरे भाई ने पढ़ा हो, एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ का लफ्ज लिखा वहां पे। एक ऐसा रिलीफ जो आप मांग सकते थे, आपने ओमिट किया, आपने नहीं मांगा, तो आपने जो मेन रिलीफ मांगा वो भी नहीं मिलेगा। मोटा मोटा सर थोड़ा सा बता रहा हूं तो, लेकिन ये बात जरूर रखें कि अगर आपने एक रजिस्टर्ड डीड को चैलेंज किया है, उसके ताबे पोजेशन भी है, तो अगर आप पोजेशन नहीं मांगेगा तो सूट आपका मेंटेनेबल नहीं है, अगर आपको अच्छा वकील आगे से पड़ जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी आप थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकते हैं बतौर वकील के। वो ये दे सकते हैं कि आप एक लाइन लिख दें कि ये प्रॉपर्टी मुश्तरका खाते में पड़ी है। जब आपका दावा अगर डिग्री हो जाने के बाद आप मुश्तरका खातेदार बन जाएंगे तो फिर आपको पोजेशन मांगने की जरूरत नहीं है, फिर आप उस हद तक कोर्ट फीस से भी बच जाएंगे। लेकिन ये भी बातें आपको कब पता चलेंगी, जब आप इन चीजों से गो थ्रू होंगे। तो यहां पे मोटी मोटी बातें जो एक सिविल केस दायर करते हुए देखी जानी चाहिए, वो जरूर जहन में रखा करें। और दूसरी बात, एक आखिरी, एविडेंस प्लेट में क्रिएट करें, जो हम लोग नहीं करते। एविडेंस क्रिएट करें कि वाकया, किसी भी केस में वाकया अहम होता है। जब भी आप बात सेल की करते हैं, इकरारनामा मुआहदा बै की करते हैं, एग्रीमेंट की करते हैं, किसी हिबे की बात करते हैं, अच्छा वो इंतकाल दर्ज करवाने से पहले एक वाकया होता है। जब हम लोग घर में बैठे होते हैं तो यकीनी तौर पर हम लोग वहां पे बैठ के बात करते हैं कि हाँ भाई तू जमीन बेचनी, हाँ जी बेचनी, कितने की बेचनी, फलां की बेचनी है, अच्छा चलने जी मैंने इतने की लेनी है, बार्गेन शुरू होगी, बार्गेन के बाद वो वाकया कंप्लीट हुआ। अच्छा, असल क्या साबित होना होता है, वो वाकया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप आज के बाद कभी भी कोई प्लेट अच्छे से अच्छे वकील का निकाल के देखेंगे, वाकया नहीं लिखा होता। कोई हमारे बुकला समान वाकया नहीं लिखते कि ये वाकया ऐसे हुआ था।
यार जब आप पटवारी के पास दर्ज करवाने आए ना, या आपने एग्रीमेंट आके लिखा स्टैम्प फरोश के पास, या आपने रजिस्ट्री करवाई या रजिस्टर्ड डीड लिखवाई, तो उससे पहले वो वाकया हो गया था। वो सेल का वाकया जो था, वो ईबे का वाकया जो था, वो हो गए थे। ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट क्यों आगे बने ये कि राइट सिक्योर हो जाएं, लोगों पे ऑब्लिगेशंस जनरेट हो जाएं। तो लेकिन क्या जुबानी वाकया जो है वो वाकया नहीं है? पहले जुबानी वाकया होता है, और उस जुबानी वाकये को हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न स्टेटमेंट में लेके आते हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट से अगली शक्ल है तो उन्होंने कहा जी इसको आप रजिस्टर्ड करवा लें, ठीक है। वो उसकी अगली सूरतें हैं। बाज़ औक़ात आप कभी भी हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट की जजमेंट्स पढ़ेंगे, तो वो यही आपको कहेंगे कि आपने वाकये को साबित नहीं किया। वो कभी भी आपको डॉक्यूमेंट पर सवाल नहीं करेंगे। बेनिफिशियरी, एक आम फहम जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सिविल केसेस में कि बेनिफिशियरी ऑफ डॉक्यूमेंट साबित करेगा। अब बेनिफिशियरी ऑफ डॉक्यूमेंट ने क्या साबित करना होता है? बेनिफिशियरी ऑफ डॉक्यूमेंट ने उस वाकये को साबित करना था कि यह वाकया ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। तो इसलिए एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश किया करें कि फलां दिन फलां जगह पे बैठे हुए फलां गवाहान की मौजूदगी में फलां प्रॉपर्टी जो थी इसकी बाबत ऐसे बात हुई थी, इतना इसका मोल तोल हुआ था, इतने में डन हुई थी, और फिर उसके बाद हम लोग फलां फलां गवाह उठे थे, उठ के हम पटवारी के पास या फलां स्टैम्प वेंडर के पास गए थे, तो वहां पे जाके इसको रिटर्न शक्ल दी थी। तो रिटर्न शक्ल देने के बाद फिर हम लोग ये इस तरह से ये वाकया कंप्लीट हुआ था, या आगे इंतकाल दर्ज हुआ था, पास हुआ था। अच्छा, कभी भी आप देखें किसी केस को इंतकाल चैलेंज होंगे तो इंतकाल की चैलेंज होगा अदालत में, तो इंतकाल खारिज हो जाएगा। आप अपनी प्रैक्टिस, महाराज भट्टी साहब सीनियर काउंसिल बैठे हैं, अगर एक इंतकाल चैलेंज हुआ तो 80% वो इंतकाल अदालत खारिज कर देती है। उसकी वजह पीछे ये होती है कि हम लोग एविडेंस क्रिएट नहीं कर पाते डिफेंडेंट साइड से। गलत है गलत है गलत है करके जवाब दवा। तो हुआ क्या, जब वो आपने उस पर एविडेंस देना है, वो आपकी प्लीडिंग में नहीं है, वो आपकी प्लीडिंग में नहीं है। जब आप बियॉन्ड प्लीडिंग कोई बात शहादत में करवाएंगे, खासतौर पर एग्जामिनेशन चीफ में करवाएंगे, उसको अदालतों के व्यू है कि वो बियॉन्ड प्लीडिंग आपकी बात को सुना नहीं जाएगा। तो गलत है करके जवाब देने की बजाय आप फैक्ट्स जो हैं वो लें, फैक्ट्स को एलेबोरेट करें, एलेबोरेट करके अपने जवाब दावे में वो लिखें, तो उस पर फिर आप शहादत क्रिएट जो हुई उस पर फिर आप शहादत दें। मैं वैसे कोशिश करता हूं प्रैक्टिस में कि मुझे आके अगर कोई बंदा बात बताता है कि ये बात हुई है, तो मैं कहता हूं ये जो तुम्हारे गवाह है ना, आजकल का जो दौर चल रहा है, को पता नहीं कल मुकर जाए, इन्होंने दुआ तो बैन अल्फी ना ला। अगर ये कल को मुकर जाए, वो नरफ हो जाए अपनी बात से, तो कम कम इनका प्रीवियस स्टेटमेंट के तौर पे तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट हो, तुम इसको अदालत में बुलवाओ, इसको आपकी फेवर में शहादत नहीं देता तो इसको आप हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाओ, इसको कन्फ्रंट करोगे, देखो यार तुमने ये इस पे ये स्टैम्प पेपर पे भी इस वाकये को इस तरह से बयान किया। अब ये जिम्मेदारियां होती है हमारे बतौर वकील की। आखिरी बात करके कंक्लूड कर रहा हूं, रिक्वेस्ट वाले अंदाज में, जब भी आपसे कोई केस कोई भी आदमी डिस्कस करता है तो बड़े तहम्मुल से सुने उसकी बात को और पूरी को सुने, और कोशिश करें कि उसे एक्सप्लोर करें। पहले वो आपसे भी झूठ बोल रहा होता है, पहले वो आपसे झूठ बोल रहा होता है, वो आपको सारी बात नहीं बता रहा होता। वकील उसको जब तक ज्यादा पड़ताल जांच पड़ताल उसकी नहीं करेगा वो बताएगा नहीं, वो नहीं बताएगा तो आप केस लूज कर देंगे। आगे से ऐसा आपको थप्पड़ पड़ेगा, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। राणा साहब ने अगले दिन मेरे मारे केस, डिक्लेरेशन का दावा, बाबा जी ने कहा जी मेरे पुत्र ने मेरे तो जमीन गलत लवा ली। मैं कहा अच्छा बाबा जी बड़ा जुल्म हुआ, मेरी जी 5 धियां ने, मेरे पुत्र ने बड़ा फ्रॉड कर लिया। मैंने बड़ा तगड़ा करके दावा लिखा कि बाबे ने फ्रॉड हो गया, 5 धियां ने, एक बेटे ने जमीन आपके नाल लवा ली। राणा वज्या, राणा ने जवाब दवा लिया जी इस बाबे ने दावा पहला भी किया सी, ये दावा खारिज किया जाए। ठीक है, अब मैंने कहा कि बजाय बेइज्जत होने के, आज स्टे एप्लीकेशन खारिज होगी, कल को दावा खारिज होगा, तो मैंने चुप करके जैसा से कहा जी मेरा दावा वापस कर दो। ठीक है, कि मैं देखिए अब ये बात अगर मेरा साहिल मुझे तब बता दे तो यकीनी तौर पर मेरे लिए अदालत में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, अदालत के जो जज साहब बैठे होंगे या अदालत बैठी होगी वो मेरे बारे में यकीनन एक पॉजिटिव व्यू रखेगी कि इस आदमी ने अपने केस को पूरा कॉम्प्रीहेंड किया है, इसने कोशिश की अपने केस को डेवलप करने की। ठीक है, तो यही मोटी मोटी बातें हैं। अगर आप अब कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मैं हाजिर हूं। मैंने कोशिश ये की है कि मैं आप लोगों से वो जनरल बातें जरूर करूं
जो मैं आज तक फील करता हूं कि बतौर वकील या बतौर जज कि हम जब केस डेवलप करते हैं, मैं आपको वो बेसिक ड्राफ्टिंग में नहीं गया कि इन दी कोर्ट ऑफ आपने कैसे लिखना है, कितनी लाइनें छोड़नी है, आगे दावा कैसे लिखना है, इस्तदा कितनी कैसे, मैं उन बातों पे नहीं गया। मैंने कोशिश की है मैं आपसे वो बातें शेयर करूं। वो शेयर तकसीम में जाएगा। रोसब की बड़ी खूबसूरत बात है, इस पे जजमेंट आ गई 2019 SCMR पेज 84, 2019 SCMR पेज 84। उन्होंने वो रोसब ने जो बात की वही कर दी कि को शेयर के खिलाफ आप कभी रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा नहीं दायर कर सकते। को शेयर के खिलाफ अब यहां पे हमारी बदकिस्मती ये देखें, हमारी लेजिस्लेचर की, हमारी ना हम लोग वकला कम्युनिटी इस बात को एड्रेस कर सकी है, ना अदालतें एड्रेस कर चुकी है। फहद मोबाइल को छोड़ के जरा नहीं एड्रेस कर सकी, ना हम लोग बता सके कि जहां पे बस्ती रहमक, जहां फास्ट भाई भी रहते हैं, ठीक है, वहां पे ऐसे ब्लंडर हुए हैं कि किसी की जमीन है, किसी का कब्जा है, तो बहुत सारे लोग मालिक अराजी हैं, उनके पास रजिस्ट्रियां हैं, रसम ऐसी है, लेकिन वो बेचारे कब्जा नहीं ले सकते। क्यों? 683 का कनाल है, 1700 कनाल का रकबा है। अब आपने रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा आप दायर नहीं कर सकते, तकसीम का दायर करें तो वो 600 या 700 कनाल में 5-5, 3-3 मरले के कितने लोग आ गए। अब इतने लोगों के खिलाफ जो हजारों के तादाद में है, तो कैसे तकसीम का दावा चलाएंगे? सबको फरीक बनाना जरूरी है तकसीम के केस में। बड़ी बदकिस्मती से हमारे यहां पे लॉ डेवलप नहीं हुआ इस बात पे। ये जिम्मेदारी सदाम भट्टी की भी उतनी है जितनी हमारी है कि जो फौजदारी वकील है ये अपनी कहानी डेवलप कर लेते हैं। आओ छो जी, आप लीगल डिस्पोजेशन बनाने ताड़ी, आप लिखने आ कि जी वो सानू इतना बेदखल करता सी, कब्जा साडा ही सी। अब क्या होता है, इनलीगल डिस्पोजेशन के इस्तगासा करते हैं, थानेदार रिपोर्ट कर देता जी इतने वाकई नहीं हुआ। अकोला की मेहरबानी जज भी वो बैठे ने, वो भी ये ख्याल नहीं करते कि यार चलो माड़ा जो एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए, उस थानेदार की रिपोर्ट पे मुलजमान को तलब नहीं करते, ठीक है, ना वो इस्तगासा प्रोसीड हो पाता है। अब ये कैसी एक प्रॉब्लम है जो मेरे रनाला के शहर में कम अज कम मेरा ख्याल है 20 टाउन ऐसे हैं। अरब भट्टी साहब पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, पुराने वकील हैं, ये समझते भी हैं। ये फ्राउस टाउन है, बस्ती रहीम बख्श है, बस्ती हजूर साहब है, ये जितने भी इर्द गिर्द टाउन हैं, माशा चाहते कि ये जो नए टाउन बने हैं इनके नंबर वगैरह हैं, या गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम है, इनके नंबर है, अनवार सी कॉलोनी के नंबर है, किसी का कोई नंबर नहीं है, किसी के बकायदा कोई नक्शे नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो इसका मतलब ये हो कि आप रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा इस सूरत में दायर नहीं कर सकते, पार्टीशन का आप अफोर्ड नहीं करते, ना वो फैसला होना। जी, और कोई किसी दोस्त का क्वेश्चन? जिस दिन आपके माथे पे तरेली आनी खत्म हो जाएगी उस दिन साहिल आपको पैसे दे देगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आप तहम्मुल से तगड़े हो गए उसको बात का उसकी का जवाब देंगे, उस दिन वो आपको उतनी फीस देगा जो आप खुद भी ख्याल नहीं करते। हम अपनी गलतियों को, हम अपनी कोताहियों को, हम अपने नेग्लिजेंस को सिस्टम की नेग्लिजेंस कहते हैं। मुझे कोई एक आदमी बता दें कि जिसने मेहनत की है और उसको उसका अजर नहीं मिला, कोई एक आदमी बता दें कि फलां आदमी ने मेहनत की है, फलां आदमी ने मेहनत किया और वो अच्छा वकील नहीं बन सका, कोई एक बता दे। यार करते नहीं हम जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम अब जब लॉ कॉलेजेस में होते हैं तब नहीं पढ़ते, जब हम फील्ड में आते हैं हम तब नहीं पढ़ते, ठीक है। हमें कोशिश ये करनी, जितनी मैंने आपको किताबें लिखवाई हैं ना, मैं जानबूझ के लिखवाई हैं, आप लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए लिखवाई हैं। पहले मैं ये कहता था 3-4 किताबें पढ़ लो तो चल जाएगा काम, नहीं चलता नहीं है, चलता नहीं है। आपने अगर अच्छे वकील के चलाना है ना, तो मैं कसम उठा कहता हूं आपको सारा जहान वकील करेगा। आप इन किताबों को पढ़ ले एक दफा, और फिर ना आदत बनाए इकट्ठे बैठ के पढ़ने की, 4-5 लोग टोलियों में भी पढ़ा करें। आप अकेले पढ़ेंगे, अब लोगों को गलत एक्सप्लेन करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन जो आपके जहन में बन जाएगी वो गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे। बिलाल भट्टी मेरे साथ सिविल जज हुआ, शकील, मैं, सारे लोग प्रैक्टिस पढ़ते होते इकट्ठे मार्गफार। तो यूजुअली हम एक दूसरे को चैलेंज कर देते थे कि तू गलत कहना पे, तू गलत कहना पे। तो नंबर ऑफ टाइम ऐसे होना कि मैं अपने आप को बड़ा खन्नी का समझता था, किताबें बढ़िया पढ़ी, बहुत ज्यादा बड़ी पढ़ी ने, मैं गलत होता था वो ठीक होते थे।
बिलाल का बड़ा अच्छा लीगल एक्मन था, वो सिविल जज जो है, ठीक है। अल्लाह ताला ने फिर उसको रिवार्ड दिया, वो जज बना, ठीक है। इसी तरह से मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि गपशप जरूर मारें, सियासती डिस्कशन करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ये जो साहिल आता है ना आपके पास, यकीन करें ये बेबस होता है, और जब ये चला जाता है ना, जब हम उसको कुछ नहीं दिलवा पाते तो वो 20 लोगों को मना करता है। वो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है बेसिकली। आप एक आदमी को अदालत से रिलीफ दिलवाएं इमीडिएटली, वो 50 लोगों को है यार चलिए फलां वकील को 1 मिनट लगा दी, ठीक है। एक हमारी मेरे समेत हम सब की गंदी आदत है, उससे भी जरूर बात करूंगा, कि हम लोग चाय पीने के बहाने बैठे रहते, उठ के अदालत नहीं जाते। ये भी बड़ी बदकिस्मती है। साहिल इससे भी फ्रस्ट्रेट होता है, इसलिए भी साहिल अदालतों की तरफ नहीं आता, और बाहर बैठ के हमारे मतलब लेकिन हमें बैठे चाहे पीते रहते नहीं तो अदालत जाते कोई। ये भी जिम्मेदारी हमारी है, हमने इस सिस्टम को उठाना है। अगर हमने इस सिस्टम को उठाना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई बात? मेहरबानी होती है।